नमस्कार मित्रों, मैं आपका साथी इटर्नल मैजिशियन आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक नई नोवेल जिसका नाम है बियॉन्ड द टाइम एस्केप। ये नोवेल ऑथर अर्जुन द्वारा लिखी गई है। ऑथर अर्जुन ने रेनिगेड इमोर्टल, आई शैल सील द हेवेंस, अ विल इटर्नल, परस्यूट ऑफ द ट्रुथ जैसी पॉपुलर नोवेल लिखी हैं और बियॉन्ड द टाइम एस्केप इसी श्रृंखला में सबसे लेटेस्ट और शानदार नोवेल है। इस नोवेल की कहानी ऑथर द्वारा लिखी गई बाकी सारी नोवेल से बहुत अलग और अच्छी है। मैं पहले ही बता दूं, ये कल्टीवेशन एंड सिंशिया बेस्ड नोवेल है और इस नोवेल में एक अच्छा खासा डार्क ह्यूमर भी है। तो फिर बिना ज्यादा समय गवाए एक इंट्रो के साथ शुरू करते हैं। यह कहानी एक ऐसी दुनिया की है जो एक इविल गॉड की ऑरा की वजह से पल्यूटेड हो चुकी है। जहां भी वह गॉड अपनी आंखें खोलता है वह जगह एक लिविंग हेल बन जाती है। उस गॉड का ऑरा इतना विनाशक है कि जो कल्टीवेशन यानी ताकत पाने का रास्ता है उस पर चलने के लिए लोगों को अपना अस्तित्व दांव पर लगाना पड़ता है। उन्हें हमेशा मौत का खतरा होता है। हेवन एंड अर्थ एक सराय जैसे हैं जहां सारे लिविंग बींग्स बस कुछ समय के अतिथि हैं और समय खुद एक पुराना यात्री है जो चुपचाप जीवन और मृत्यु को आते जाते देखता रहता है। जब वो गॉड आया पूरी दुनिया सन्नाटे में डूब गई। पावरफुल लोग इस दुनिया को छोड़कर भाग गए और पीछे रह गए कमजोर लोग जो जिंदा रहने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं और कभी कभी तो एक दूसरे को ही खा जाते हैं। इन्हीं भयानक खंडरों के बीच खड़ा था एक लड़का जो किसी तरह किस्मत और अपने डिटर्मिनेशन की वजह से अब तक जिंदा है। शू क्विंग वह ना शौहरत के सपने देखता है ना ही घमंड के लिए इमोर्टलिटी चाहता है। उसे बस दो चीजें चाहिए, जिंदा रहना और अपने खोए हुए परिवार को ढूंढना। एक ऐसी दुनिया जहां कल्टीवेशन उस गॉड के खिलाफ बेकार है। शू क्विंग एक ऐसा फैसला करता है जो हेवन एंड अर्थ दोनों को हिला देता है। अगर कल्टीवेशन मुझे गॉड से लड़ने की ताकत नहीं दे सकता तो मैं खुद गॉड बनूंगा। What lies beyond the life and death, what surpasses the heaven and earth, this is beyond the time escape। तो इस कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है। समय है तीसरा चंद्र महीना और बसंत ऋतु की अभी अभी शुरुआत ही हुई है। हमें सीन दिखाया जाता है साउथ फिनिक्स कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट के एक दूर दराज के कोने का, जहां का आसमान पूरा काला घने अंधेरे से भरा हुआ है। मानो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने काले रंग की स्याही लेकर इन बादलों के ऊपर फैला दी हो और इन बादलों के बीच लाल रंग की बिजलियां बहुत तेजी से कड़क रही हैं। बिजलियों की गर्जना इतनी तेज थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई गॉड इंसानी दुनिया पर चिल्ला रहा हो। दुख भरी रक्त रंजित बारिश लगातार आसमान से इस साधारण सी दुनिया पर हो रही थी और यही इन बादलों के नीचे था एक बर्बाद शहर जिसमें लाल रंग का पानी भर चुका था। केवल बची थी टूटी फूटी दीवारें और गिरी हुई इमारतें। साथ ही आसपास बिखरे हुए थे मरे हुए इंसानों के शरीर जो कि अब काले और हरे रंग के हो चुके थे। और यहाँ पर कुछ ज्यादा ही शांति थी। पहले जो सड़कें कभी लोगों से भरा हुआ करती थी, लोग इन सड़कों से आना जाना किया करते थे, अब वह पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। केवल बचा हुआ था सड़ा हुआ मांस, धूल और फटे हुए कागज जो कि अब खून में मिल चुके थे। यह देखने में बेहद ही गंदा और भयानक लग रहा था। थोड़ी ही दूर पर हमें पलटी हुई घोड़ा गाड़ी दिखाई जाती है जो कि अब कीचड़ पर फंस चुकी थी और इसी घोड़ा गाड़ी के पहियों से एक खरगोश का खिलौना झूल रहा था जिसका सफेद रंग अब खून की वजह से लाल हो चुका था। उसकी धुंधली आंखें दुश्मनी से भरी हुई थी क्योंकि वह अपने आगे खून से सने पत्थरों को खाली आंखों से देख रहा था। गाड़ी के पास एक युवक लेटा था। वह 13 या 14 साल का लग रहा था। उसके कपड़े फटे और मैले थे। उसकी कमर पर जानवरों की खाल से बनी एक बोरी बंधी थी। उसकी आंखें बस थोड़ी ही खुली हुई थी। वह बिल्कुल नहीं हिल रहा था। बर्फीली हवा उसके कपड़ों के छेदों से होकर बह रही थी, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसके शरीर की गर्मी सोख रही थी। तभी बारिश की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर पड़ी और उसने अपने पलकें झपकाईं जिससे पता चला कि उसकी ठंडी बाज जैसी आंखें थोड़ी दूर किसी चीज पर टिकी हुई थीं। लगभग 20 मीटर दूर एक कमजोर गिद्ध एक आवारा कुत्ते की लाश से मांस नोच रहा था और बीच बीच में इधर उधर देख रहा था। ये खंडहर एक खतरनाक जगह थे और थोड़ी सी भी हरकत से गिद्ध हवा मोड़कर सुरक्षित निकल सकता था। युवक भी एक कुशल शिकारी की तरह अपने मौके का इंतजार कर रहा था। उस मौके को आने में ज्यादा समय नहीं लगा क्योंकि गिद्ध ने अचानक अपना सिर कुत्ते की छाती में गहराई तक घुसा दिया। युवक की आंखें बेहद ही ठंडी हो गईं और वह धनुष से निकले तीर की तरह तेजी से गिद्ध की ओर दौड़ा और साथ ही अपनी बोरी से एक ब्लैक स्क्विवर बाहर निकाला। उस ब्लैक स्क्विवर की नोक चमक रही थी। शायद यही वजह थी या शायद उस युवक से निकल रहा किलिंग इंटेंट। खैर गिद्ध ने इसे भांप लिया। घबराकर अपने पंख फड़फड़ाते हुए वह हवा में उड़ गया। उसकी गति पर्याप्त नहीं थी। उस युवक ने भाव शून्य चेहरे के साथ अपना ब्लैक स्क्विवर फेंका जो कि एक काली लकीर के रूप में हवा में चल गया। फट
कटार गिद्ध के सिर में जा घुसी थी। उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो गई और पल भर में ही उसकी जान चली गई। वार की ताकत मरे हुए गिद्ध को हवा में उछालती रही जब तक कि वह उस घोड़ा गाड़ी से टकरा नहीं गया। खून से लथपथ वह खरगोश का खिलौना भी आगे पीछे हिल रहा था। युवक का चेहरा शांत था। वह जल्दी से गाड़ी की ओर लौटा। गिद्ध और ब्लैक स्किवर दोनों को पकड़ लिया। लड़के ने ब्लैक स्किवर इतनी तेजी से फेंका था कि जब उसने उसे गाड़ी से बाहर निकाला तो उसके साथ लकड़ी का एक टुकड़ा भी निकल आया। खैर, ये सब करने के बाद युवक बिना पीछे देखे चला गया। हवा तेज हो गई। उसी समय खून से लथपथ खरगोश का खिलौना उस युवक को जाते हुए देख रहा था। हवा की वजह से बारिश उस युवक और उसके फटे कपड़ों पर और भी ठंडी होकर टकरा रही थी। एक पल के लिए वह झुक गया और बाहें चढ़ाते हुए खुद को लपेटने की कोशिश करने लगा। उसे ठंड से नफरत थी। आमतौर पर वह ऐसे मौसम पे घर के अंदर ही रहता था, लेकिन अभी कई टूटी फूटी दुकानों के पास से गुजरता हुआ बिना रुके सड़क पर तेजी से चला जा रहा था। उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा था। गिद्धों के शिकार में उसकी उम्मीद से ज्यादा समय लग गया था और आज रात उसे कहीं और भी जाना था। वो मन में सोचता है, वो जगह जहां उसे जाना है वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। हरे काले शव आगे सड़क पर पड़े हुए थे। उनके चेहरे गुस्से और निराशा के मुखौटे थे। ऐसा लग रहा था मानो उनकी निराशा की आभा उस युवक के मन पर गलत प्रभाव डालना चाहती हो, लेकिन इस युवक को उसकी आदत थी और उसने लाशों के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा। दरअसल उसकी नजर आसमान पर थी। वह बेचैन लग रहा था, मानो काला होता हुआ आसमान इतनी सारी लाशों से भी ज्यादा डरावना हो। आखिरकार उसे दूर एक दवा की दुकान दिखाई दी। राहत की सांस लेते हुए वह जल्दी से उसकी ओर बढ़ा। वो कोई बड़ी जगह नहीं थी और हर जगह दवाइयों की दराजें बिखरी पड़ी थी। उस जगह से दवा और फफूंद की मिली जुली गंध आ रही थी, लगभग किसी नई खुली कब्र की तरह। दुकान के कोने में एक बूढ़े आदमी का शव दीवार से टिककर पड़ा हुआ था। उसकी चमड़ी हरे काले रंग की थी। वह आंखें खुली छोड़कर ही मर गया था, मानो इस दुनिया को आखिरी बार देख रहा हो। लड़के ने चारों ओर देखा और फिर चीजें टटोलने लगा। दुकान की ज्यादातर जड़ी बूटियां भी शवों की तरह ही काली हरी हो चुकी थी। बस कुछ ही पौधे सामान्य दिख रहे थे। लड़के ने उन सभी पौधों को ध्यान से देखा, जैसे कुछ याद कर रहा हो। आखिरकार उसने एक ऐसा पौधा पहचान लिया जो घाव भरने के काम आता है। उसने अपनी फटी हुई शर्ट उतारी। उसकी छाती पर एक गहरा घाव था। घाव ठीक नहीं हो रहा था, उल्टा किनारे से काला पड़ता जा रहा था। थोड़ा खून भी निकल रहा था। उसने पौधे को कुचलकर पेस्ट बनाया और गहरी सांस लेता हुआ उसे अपने घाव पर लगा दिया। दर्द से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह कांप उठा और लगभग गिर पड़ा, लेकिन उसने दवा लगाना जारी रखा। पसीना उसके माथों से टपककर जमीन पर स्याही जैसे बूंदें बनाता जा रहा था। 10 सांसों जितना समय बीता था। घाव पर दवा लगा देने के बाद वह थककर पास की एक दवा की अलमारी से टिक गया। कुछ देर सांस लेता हुआ उसने अपना कपड़े वापस पहन लिए। फिर उसने आसमान की ओर देखा और अपने बोरे से एक पुराना नक्शा निकाला। नक्शे में जिस शहर में ये लड़का था उस शहर का साधारण चित्रण बना हुआ था। ये दवाई की दुकान भी उस पर चिन्हित थी। ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि इस नक्शे में नॉर्थ ईस्ट हिस्से की बहुत सी जगहों पर क्रॉस लगा हुआ था, शायद नखून से लगाया था। बस 2 इलाके बचे थे जिन्हें उसने काटा नहीं था। कई दिनों की तलाश के बाद कम से कम इतना तो तय था, वह चीज जो वह ढूंढ रहा था वह इन 2 इलाकों में से किसी में है। उसने नक्शा मोड़ा, बोरे में रखा और चलने लगा। दरवाजे तक पहुंचकर वह रुक गया। उसने दुकान के कोने में जो वह बूढ़े आदमी का शव पड़ा हुआ था उसको देखा, और विशेष रूप से उसके कपड़ों को। बूढ़े आदमी ने चमड़े से बनी हुई जर्किन पहनी हुई थी जो अभी अभी ठीक ठाक हालत में थी। कुछ सोचकर लड़का आगे बढ़ा, जर्किन उतारी और खुद पहन लिया। वह थोड़ा बड़ी थी, लेकिन कम से कम उसे पहनकर लड़के को गर्मी तो महसूस हुई। उसने बूढ़े आदमी को कुछ पल देखा, फिर घुटनों के बल बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली और धीमी और कर्कश आवाज में बोला, रेस्ट इन पीस। उसने दीवार से एक पर्दा फाड़ा और बूढ़े आदमी के शव को ढक दिया और फिर बाहर चला गया। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक उसे एक चमक दिखाई दी, क्योंकि आगे कीचड़ में एक हथेली जितने आकार का आईना फंसा हुआ था। नीचे देखने पर उसे आईने पर अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। हालांकि उसका चेहरा गंदा था, लेकिन उसके चेहरे की नाजुक और आकर्षक विशेषताएं साफ झलक रही थीं। एक किशोर से जो मासूमियत उम्मीद की जा सकती थी वो उसके चेहरे पर नहीं थी। उसकी जगह केवल एक ठंडी उदासीनता आ चुकी थी। लड़के ने अपना चेहरा कुछ देर तक देखा, फिर पैर उठाकर आईने पर रख दिया। क्रैक!
आईना टूट गया। उन टूटे हुए आईने के टुकड़ों को वो वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। टूटे फूटे होने के बावजूद भी वह आईना अभी भी आसमान की रोशनी को प्रतिबिंबित कर पा रहा था। ऊपर आसमान में पूरे संसार को ढके हुए और हर जीव को नजरअंदाज करते हुए एक ब्रोकन गॉड का आधा चेहरा दिखाई दे रहा था। उस चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उसकी आंखें बंद थी और बाल चारों ओर ऐसे बिखरे थे जैसे वह इसी दुनिया का हिस्सा हो। वह सूरज और चांद की तरह ही इस संसार का एक स्वाभाविक हिस्सा लग रहा था। उस गॉड के चेहरे के नीचे इस दुनिया के सभी जीव बहुत छोटे छोटे लगते थे, बिल्कुल कीड़ों की तरह। उस चेहरे की मौजूदगी ने सभी प्राणियों के जीवन को प्रभावित किया था और उन्हें बदल दिया था। उस गॉड के नीचे दिन की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। डूबते सूरज की परछाइयां फैलकर एक धुंध बना रही थी जो इन खंडरों और उनके आसपास की सारी जमीन को ढकती चली गई, मानो अंधेरा सब कुछ निगल लेना चाहता हो। बारिश और तेज हो गई। जैसे जैसे अंधेरा गहरा होता गया, हवा तेज चलने लगी। दूर कहीं से एक तीखी रोती सी आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज बिल्कुल दुष्ट आत्माओं के रोने जैसी लग रही थी, मानो वे खंडरों में छुपे किसी भयानक प्राणी को जगाने के लिए पुकार रही हो। उन आवाजों में एक ऐसी सहरन थी जो भी उन्हें सुनता उसकी आत्मा तक कांप उठती। अंधेरा बढ़ती वह युवक और तेजी से और ज्यादा घबराहट के साथ गलियों में दौड़ने लगा। कुछ दूर जाकर वह एक गिरे हुए मकान के पास से गुजरा और आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक से उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि अभी अभी उसने दूर किसी एक इंसान को देखा था। वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक लग रहा था, उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और वह दीवार से टेक लगाए खड़ा था। सबसे अहम बात यह थी कि उसकी त्वचा सामान्य थी, वह हरी काली नहीं थी। ऐसे भयानक खंडरों में सिर्फ कोई जीवित इंसान ही ऐसा दिख सकता था। इस युवक ने बहुत लंबे समय से किसी जिंदा इंसान को नहीं देखा था। यह अचानक हुई घटना उसे भीतर तक हिला गई। तभी उसके मन में एक ख्याल आया और वह घबराहट में तेज तेज सांस लगने लगा। वो आगे जाना तो चाहता था, लेकिन पीछे से अंधेरा इतनी तेजी से आता जा रहा था। वह पल भर के लिए रुका, फिर उस जगह को मन में याद कर लिया और जल्दी से वहां से निकल गया। अंधेरा पूरी तरह छा जाने से ठीक पहले वह युवक खंडरों के भीतर बने अपने ठिकाने तक पहुंच गया। वह जगह एक छोटी सी गुफा थी जिसके चारों ओर पक्षियों के पंख बिखरे पड़े थे। अंदर जाने का एक ही रास्ता था, एक दरार जो इतनी सक्रिय थी कि कोई वयस्क उसमें से निकल ही ना सकता हो, लेकिन वह युवक किसी तरह बड़ी मुश्किल से उसमें घुस ही गया। अंदर पहुंचते ही उसने तरह तरह की चीजें जैसे किताबें, पत्थर उस दरार में ठूंस दी ताकि वह पूरी तरह से बंद हो जाए। जैसे ही उसने दरार को बंद किया, बाहर पूरी तरह से अंधेरा छा गया। फिर भी युवक ने चैन की सांस नहीं ली। उसने अपने ब्लैक स्क्वेयर को मजबूती से पकड़ा रखा और सांसों को दबाकर झुककर बाहर की आवाजें सुनने लगा। जल्दी उसे उत्परिवर्तित जानवरों की डरावनी आवाजें और भयानक प्राणियों की हंसी सुनाई देने लगी। कुछ आवाजें और पास आती जा रही थी। युवक का मन घबरा उठा, लेकिन थोड़ी देर बाद वे आवाजें गुफा के पास से गुजर गई और धीरे धीरे दूर होती चली गई। आखिरकार लड़के ने राहत की सांस ली। गुफा के अंदर बैठती उसे लगा जैसे समय थम गया हो। वह कुछ देर के लिए अचंभित होकर बैठा रहा। बगल में एक तरफ पानी की केटली रखी हुई थी, उसने पानी पिया। फिर बाहर की आवाजों को नजरअंदाज करते ही उसने अपने थैले से गिद्ध का शव निकाला और उसे खाने लगा। मांस को नोच नोच कर एक एक कौर निगलता गया। स्वाद कड़वा था, लेकिन वह जबरदस्ती खाता रहा। मांस को अपने पेट में ठूंसता गया। उसका पेट गड़गड़ाने लगा जैसे एक नए भोजन को पचाने में संघर्ष कर रहा हो। जब उसने पूरा गिद्ध खा लिया, तब जाकर उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर सोने की कोशिश की। थकान से उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था, फिर भी उसने अपने आयरन स्क्वेयर से अपनी पकड़ ढीली नहीं करी। वह अकेले भेड़िए की तरह जरा सी भी असामान्य आहट पर जाग जाने को तैयार था। बाहर का अंधेरा शहर को कंबल की तरह ढक गया और पूरा आसमान ढक चुका था, और आसमान के नीचे फैली दुनिया बहुत विशाल थी। साउथ फिनिक्स कॉन्टिनेंट उस विशाल संसार का एक छोटा सा हिस्सा था। पूरी दुनिया कितनी बड़ी थी यह कोई नहीं जानता, लेकिन जो भी ऊपर आसमान की ओर देखता उसे वहां वो टूटा चेहरा जरूर दिखाई देता। यह कहना मुश्किल था कि वह टूटा हुआ चेहरा कब आया था। हालांकि कुछ प्राचीन अभिलेखों में लिखा था कि वह बहुत पहले प्रकट हुआ था। एक समय यह दुनिया इमोर्टल्स की ऊर्जा से भरी हुई थी, समृद्ध, जीवंत और जीवन से लबालब थी। फिर अचानक से कहीं से वह विशाल चेहरा आया जिसने सब कुछ निगलना शुरू कर दिया और सब कुछ नष्ट हो गया। उस चेहरे के आने पर दुनिया के सभी जीव उसे रोकने के लिए एकजुट हुए, लेकिन वे असफल रहे। अंत में कुछ इंपीरियल सोवरेंस और एंशिएंट एम्परर्स अपने लोगों को साथ लेकर यहाँ से चले गए। उस टूटे हुए चेहरे के ऊपर ठहरने के थोड़े समय बाद एक भयानक समय शुरू हो गया। जब उसकी आभा पूरे संसार में फैली तो पहाड़, समुद्र और सभी जीव दूषित हो गए। यहाँ तक कि जो स्पिरिट एनर्जी कल्टीवेटर्स इस्तेमाल करते थे वो भी दूषित हो गई। जीव मुरझाने लगे, अनगिनत लोग मारे गए, लगभग सब कुछ नष्ट हो गया।
थोड़े बहुत लोग उस डिजास्टर के बाद बचे। उन्होंने आसमान में उस आधे चेहरे को देखा और उसे गॉड कहा। उन्होंने अपनी दुनिया को प्रलय की दुनिया कहा और जिन स्थानों में एंशिएंट एम्परर्स और इंपीरियल सोवरेंस गए थे उन्हें होली लैंड्स कहा गया। समय बीतता गया, युग बदलते गए और पीढ़ी दर पीढ़ी ये नाम चलते रहे, लेकिन उस गॉड की वजह से आया डिजास्टर यहीं नहीं रुका। उसका पराक्रम दुनिया के जीवों को दबाता रहा, क्योंकि हमेशा कभी 10 साल में कभी 100 साल में वह गॉड थोड़ी देर के लिए अपने आंखें खोलता था, और जब ऐसा होता जिस स्थान में उसकी नजर पड़ती थी वह उसके ऑरा से दूषित हो जाता था। वहां रहने वाले लोगों पर भयानक आपदा टूट पड़ती थी और वह स्थान हमेशा के लिए एक फॉरबिडन रीजन बन जाता था। समय के साथ दुनिया में ऐसे फॉरबिडन रीजन्स की संख्या बढ़ती गई और रहने लायक स्थान कम होते चले गए। आज से लगभग 9 दिन पहले उस गॉड ने अपनी आंखें खोली थी और उसकी नजर उस इलाके पर पड़ी थी जहां यह युवक रहता था। उस इलाकों में दर्जनों इंसानी शहर थे और अनगिनत जीव रहते थे। शहर के बाहर के स्लम्स भी थे, लेकिन सब कुछ दूषित हो चुका था और पूरा इलाका फॉरबिडन रीजन बन गया था। उस भयानक प्रदूषण के कारण बहुत से जीव तुरंत ही खून के बादल की तरह फट गए थे। कुछ जीवों का रूप बदल गया था, यानी वो गॉड की ऑरा की वजह से म्यूटेट होकर बिना सूझबूझ वाले खतरनाक जानवर बन गए थे, किसी ज़ॉम्बी की तरह। और कुछ मामलों में जीवों की आत्माएं उनका शरीर छोड़कर चली गईं। पीछे सिर्फ हरे काले रंग की लाशें रह गईं। आखिरकार बहुत ही कम इंसान और जानवर बचे। यह युवक उन्हीं में से एक था। अंधेरे में एक दुख भरी आवाज गूंज उठी। जब युवक को एहसास हुआ कि वह आवाज उसकी गुफा की ओर बढ़ रही थी तो उसकी आंखें झट से खुल गईं। उसने अपना ब्लैक आयरन स्किपर उठाया और दरार की ओर देखने लगा। वह आवाज कुछ देर तक आसपास घूमती रही, फिर धीरे धीरे दूर होती चली गई। युवक ने राहत की सांस ली। अब उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने टटोल कर अपना बोरा ढूंढा और उसमें से एक बैम्बू स्लिप निकाली। अंधेरा था, लेकिन वह बैम्बू स्लिप पर उकेरे हुए अक्षरों को उंगलियों से महसूस कर सकता था, इसलिए बिना रोशनी के भी पढ़ पा रहा था। सीधे बैठकर उसने निर्धारित तरीके से सांस लेना शुरू कर दिया। इस युवक का नाम शूकिंग था। बहुत छोटी उम्र से ही वह शहर के बाहर के स्लम्स में किसी तरह से बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी काट रहा था। 9 दिन पहले वह भयानक आपदा आई और वह एक दरार में छिप गया था, और आसपास के डरे हुए लोगों के विपरीत उसने आसमान की ओर देखा, सीधा उस गॉड की खुली आंखों में। उस गॉड की पुतलियां क्रॉस के आकार की थीं। पता नहीं क्यों, लेकिन उन्हें देखते ही शूकिंग के दिल से डर अचानक गायब हो गया। उसी पल उसने देखा कि आसमान से एक वायलेट कलर की रोशनी आई और शहर के नॉर्थ ईस्ट तरफ के हिस्से में कहीं जा गिरी। इसके बाद शूकिंग बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वह स्लम्स में अकेला जीवित बचा था। फिर भी उसने बाहर निकलकर तलाश करना शुरू नहीं किया, क्योंकि उसे पता था जब भी गॉड की आंखें खुलती हैं तो एक फॉरबिडन रीजन बनता है और उसके साथ खून की बारिश होती है, जो इस क्षेत्र की एक सीमा बना देती है। उस सीमा के कारण फॉरबिडन रीजन के अंदर रहने वाले लोग बाहर नहीं जा सकते थे और बाहर के लोग अंदर नहीं आ सकते थे, कम से कम तब तक नहीं जब तक फॉरबिडन रीजन पूरी तरह से बन ना जाए, और वह तभी पूरा होता है जब खून की बारिश रुक जाती है। शूकिंग के लिए, जिसने पूरी जिंदगी कठिन हालात में गुजारी थी, यह आपदा उतनी भयानक नहीं थी। स्लम्स हमेशा गुंडों, आवारा कुत्तों और बीमारियों से भरे रहते थे। किसी भी ठंडी रात उसकी जान जा सकती थी। जिंदा रहना उसके लिए हमेशा एक संघर्ष रहा था, इसलिए उसके हिसाब से जब तक वह जिंदा रहता है तब तक और कुछ मायने नहीं रखता। वो केवल जिंदा रहना चाहता था। फिर भी स्लम्स में बिताई उसकी कठोर जिंदगी में थोड़ी सी गर्माहट भी थी। कभी कभी कुछ गरीब या बेरोजगार स्कॉलर्स वहां आना जाना किया करते थे, जो बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते थे और उन्हें अक्षरों की पहचान सिखाते थे। शूकिंग के पास भी अपने परिवार की कुछ धुंधली यादें थीं, लेकिन वे यादें धीरे धीरे उसकी पकड़ से फिसलती जा रही थी। उसे लगता था कि एक दिन वे पूरी तरह मिट जाएंगी। कम से कम उसे इतना तो पता था कि वह अनाथ नहीं था, उसका भी एक परिवार था। बस बहुत पहले वह उनसे बिछड़ गया था। उसका एक साधारण सा उद्देश्य था, किसी भी हालत में बस जिंदा रहना। अगर वह किसी तरह से जिंदा रह सका तो शायद एक दिन अपने परिवार को फिर से ढूंढ पाए, क्योंकि वह अब किसी तरह इस आपदा से बच गया है। इसलिए उसने शहर को तलाशने का फैसला लिया। जब वह निकला तो उसके 2 उद्देश्य थे। पहला, शहर के मजिस्ट्रेट यानी मुखिया का महल ढूंढना। अफवाहों के हिसाब से उस महल में ताकतवर बनने का एक तरीका मौजूद है। और दूसरा, उस जगह को ढूंढना जहां वह वायलेट लाइट आकर गिरी थी। ताकतवर बनने के उस तरीके को स्लम्स में हर कोई पाना चाहता था। वो लोग उस तरीके को कल्टीवेशन कहते थे, और जो लोग कल्टीवेशन करते थे उन्हें कल्टीवेटर्स कहा जाता था। अपने परिवार से फिर मिलने की इच्छा के बाद कल्टीवेटर बनना ही शूकिंग की सबसे बड़ी चाहत थी। कल्टीवेटर्स बहुत कम होते थे। स्लम्स में इतने साल बिताने के बावजूद शूकिंग ने सिर्फ एक बार बहुत दूर से शहर
शहर में किसी कल्टीवेटर को देखा था। कल्टीवेटर्स की खास पहचान होती थी, उन्हें देखते ही लोगों के शरीर में अनजानी सी सिहरन दौड़ जाती थी। शुकुंग ने सुना था कि शहर के मुखिया और उनके सभी पहरेदार भी कल्टीवेटर्स थे। 5 दिन पहले शहर में खोज के दौरान उसे आखिरकार मुखिया का महल मिल ही गया था। वहां एक लाश के पास उसे यही बैम्बू स्लिप मिली थी जो भी उसके हाथों में है। वह खोज बेहद ही खतरनाक थी और उसी दौरान उसे सीने पर गंभीर चोट भी लगी थी, लेकिन उस बैम्बू स्लिप में राज छुपा था जिसकी उसे बहुत समय से चाह थी, कल्टीवेशन का रहस्य। शुकुंग ने उस स्लिप की सारी बातें याद कर ली थी और उसने कल्टीवेशन करना भी शुरू कर दिया था। क्योंकि उसे कल्टीवेशन के बारे में पहले से कुछ नहीं पता था, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि उस बैम्बू स्लिप पर लिखा तरीका असली है या नकली। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वह लेख समझने में आसान था और ज्यादातर ध्यान की, कल्पनाएं और सांस लेने के तरीकों पर आधारित था। उस लिखे हुए तरीके का ठीक ठीक पालन करते उसे अब कुछ परिणाम दिखने लगे थे। इस टेक्निक का नाम था सी एंड माउंटेन इनकैंटेशन और इस टेक्निक में दर्शाए गए तरीके के अनुसार बैम्बू स्लिप पर बने चित्र की कल्पना करनी होती थी और फिर एक विशेष ढंग से सांस लेनी होती थी। वह चित्र बहुत अजीब था। उसमें एक विचित्र प्राणी बना था, बड़ा सा सिर, छोटा शरीर और सिर्फ एक टांग। उसका पूरा शरीर गहरे काले रंग का था और चेहरा किसी दुष्ट आत्मा की तरह क्रूर दिख रहा था। शुकिंग ने असल जिंदगी में कभी कोई ऐसा प्राणी नहीं देखा था, लेकिन बैम्बू स्लिप में इस प्राणी को गॉब्लिन कहा गया था। जैसे ही उसने उस चित्र की कल्पना की और सांस लेने की प्रक्रिया शुरू की, उसके आसपास की हवा हिलने लगी। स्पिरिट पावर की धाराएं लगातार उसके भीतर बहने लगी। उसके शरीर को भरती उसकी हर नस और हर कोने तक पहुंच रही थी। उसे हड्डियां तक जमाने वाली ठंड महसूस हुई, जैसे वह बर्फीले पानी में डूब गया हो। शुकिंग को ठंड से डर लगता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और बैम्बू स्लिप के तरीके के अनुसार कल्टीवेशन जारी रखा। कुछ देर बाद उसने कल्टीवेशन करना बंद कर दिया। तब उसे महसूस हुआ उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। हालांकि उसने थोड़ी देर पहले ही पूरा गिद्ध दिखाया था, फिर भी उसके पेट में भूख की वजह से तेज ऐंठन हो रही थी। उसने पसीना पोंछा और फिर पेट पर हाथ फेरा। जब से उसने इस नई तकनीक का अभ्यास शुरू किया था, उसे पहले से कहीं ज्यादा भूख लगने लगी थी, लेकिन इसके साथ ही उसका शरीर मजबूत और फुर्तीला भी होता जा रहा था। इसी वजह से अब वह ठंड को पहले से भी बेहतर सहन कर पाता था। कल्टीवेशन खत्म करने के बाद उसने दरार की ओर देखा और उसके पार बाहर की दुनिया की ओर। अभी भी चारों ओर अंधेरा था। बाहर से आने वाली डरावनी आवाजें कभी तेज हो जाती, कभी धीमी पड़ जाती। उसे नहीं पता था कि वह उस डिजास्टर से कैसे बच गया। शायद ये सिर्फ उसकी किस्मत थी या शायद उस वायलेट लाइट का इससे कोई संबंध था। यही कारण था कि नई टेक्निक का अभ्यास करते हुए भी वो शहर के नॉर्थ ईस्ट तरफ गया था, लेकिन अब तक वह यह नहीं पता लगा पाया था कि वह वायलेट लाइट कहाँ गिरी थी। इन सब बातों के बारे में सोचते हुए बाहर की भयंकर आवाजों पर भी ध्यान दे रहा था। वह उस दृश्य को नहीं भूल पा रहा था जब पिछली रात अंधेरा होने पर उसने एक लाश को दीवार से टेक लगाए खड़ा पाया था। वह लाश शहर के नॉर्थ ईस्ट तरफ के हिस्से में ही मिली थी और वह बिल्कुल किसी जिंदा इंसान जैसी दिख रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका संबंध उस वायलेट लाइट से हो? ऐसा ख्याल शुकिंग के मन में आता है। खैर, अब हम शुकिंग को सोचने देते हैं और आज का एक्सप्लेनेशन वीडियो यहीं खत्म होता है। आगे की स्टोरी हम जानेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। वैसे मेरा पहला एक्सप्लेनेशन वीडियो है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आपके रिव्यूज मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं ताकि मैं आगे और भी इम्प्रूव कर पाऊँ। और इसी के साथ बाय मित्रों।